आत्ममुग्धता का एक लक्षण होता है व्यक्ति को ये लगने लगना कि उसके जैसा कोई नहीं। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या। कब आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई ऐसे बोले मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, तो उसको बोलना तुम्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एनपीडी है, इलाज करवा लो। कोई उससे भी अग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, उसको लगता है कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। मैं नहीं तो कौन बे। कुछ दिन पहले कोई रैपर है, मैं जानता नहीं, मैं रैप सुनता नहीं हूँ, तो किस कोई लड़की है वो मैं नहीं तो कौन बे कह रही थी, कुछ लोगों ने मेरा वीडियो साथ में चिपका दिया उसके। मैं क्लास में हंसी मजाक में एक शेर बता रहा हूँ बच्चों को, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में, सनम तू अकेली तो नहीं। तो लोगों ने इस तरह चलाया कि मैं उसको जवाब, मैं तो जानता भी नहीं उसको कौन, जबरदस्ती लोगों ने कर दिया। पर ये दोनों ही लक्षण नार्सिसिज्म के हैं। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा दो। इस चीज का नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी बोले। और अगर कोई ये कहे तू नहीं कोई और सही, तो भी इलाज करवाना है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अपने ऊपर हो गया है। जब इस तरह के वाक्य सुनने लगे आप, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी को लगे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, कानून से ऊपर हूं, सब मेरे सामने छोटे हैं, और वो कहे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन जेल में कह रहा है, क्या कहना है, तुम्हारी लाइन अलग है, वो मनोविज्ञान के रोगियों की लाइन है, वहां तुमसे लाइन शुरू होगी क्योंकि तुम्हारा इलाज होना है। ये तीसरा लक्षण है। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है, इससे बड़ा कौन है। सेक्रेड गेम सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग आता है, कभी कभी तो लगता है कि अपनिच भगवान है, अपनिच भगवान है। और रोचक बात है कि नार्सिसिज्म के डिसऑर्डर को कुछ लोगों ने एक नाम दिया है, गॉड कॉम्प्लेक्स। जब किसी को लगने लगे कि वो भगवान है या भगवान जैसा है, भगवान के बाद नंबर 2 पे आता है, समझ लो कि सीवियर प्रॉब्लम में है, गंभीर किस्म का नार्सिसिज्म उसको है। तो कभी अगर आपको भी लगता हो कि अपनिच भगवान है, तो इसका मतलब सीरियस बीमारी है, हल्के फुल्के नहीं, सीरियस है। आप लोग तो छोटे हैं, जब आप पैदा हुए थे उसके आसपास एक फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। क्या कह रहा है, मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए, तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज करते हैं। और जो नार्सिसिस्ट किस्म के दोस्त होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका लक्षण ये है, वो शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग मनोविज्ञान का कंसेप्ट है, लव बॉम्बिंग। प्यार की बमबारी कर देंगे आपके ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, मिस यू, लव यू, लाइक यू, ये वो। 24 घंटे में कम से कम 500 मैसेज करते रहेंगे। आप सोचेंगे कि इतना प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे मिला है, ऐसा तो दुनिया में किसी को नहीं। ये पहला फेज है, ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ पहला फेज है। वो दरअसल सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और इस समय आपको प्यार करने की वजह से वो अपने आप से प्यार कर पा रहा है। आप केवल एक टूल हैं जिसको हासिल करके उसको खुद से प्यार करने की वजह मिल गई है। और ऐसे व्यक्ति में जो अगला स्तर आता है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं मनोविज्ञान में। गैस लाइटिंग शब्द आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं। गैस लाइटिंग एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है दूसरों को इतना छोटा करके साबित कर देना, इतना आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं को भी पाप समझने लगे, अपनी कमजोरी समझने लगे। जैसे सुबह मान लीजिए उठने की बात है, सबका मन करता है आराम से उठने का, ये लाट साहब तो 8 बजे उठेंगे। अगर पत्नी एक दिन थोड़ा सा लेट उठ गई तो उसको इतना सुना देगा, तुम कैसी औरत, कोई शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम 8 बजे उठ रही हो, खुद रोज 8 बजे उठता है।
8 बजे उठ रही हो, मर जाओगे तुम तो। मेरी माँ को देखो 4 बजे उठती है सुबह। इतना सुना देगा कि उस बेचारी को सुबह 8 बजे उठना इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि वो धीरे-धीरे खुद को धिक्कारते-धिक्कारते खत्म हो जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को करे, ये भी हो सकता है। अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने पति को, पत्नी को, अपने किसी रिश्तेदार को उन चीज़ों के लिए ब्लेम करना जो दरअसल ब्लेम करने वाली नहीं है। इतना ब्लेम करना कि वो बेचारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाए, इसको बोलते हैं गैसलाइटिंग। तो यदि कोई प्यार की बमबारी कर रहा हो, खतरा है कि अगला स्तर ही आने वाला है। फिर वो आपको हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार साबित करेगा, आपका आत्मसम्मान छीन लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा। ये मोटा-मोटा लक्षण जो है, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको सारे एक साथ दिख जाएँ, तो उसको हम कहेंगे कि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है या नार्सिसिस्ट है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है इसका? इसके पीछे एक कहानी है और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी 2 कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक इको है या एको है जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, बहुत रोचक कहानियाँ हैं। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहानी सुनाते होंगे। आपकी पीढ़ी तो नहीं सुना पा रही है। जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियाँ शायद नहीं सुना पाएँगे क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहिए। वो कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूँगा। डोरेमोन आ रहा है, मैं उसकी कहानी सुन लूँ और शिनचैन आ रहा है, मुझे उसमें ज़्यादा रुचि है। आपकी कहानियों में कम रुचि है। लेकिन आज से 1-2 पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियाँ सुन-सुन के बड़े हुए हैं। और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता है। और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएँ कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके ज़ोर से आवाज़ दें, तो आवाज़ बार-बार रिपीट होती है बाद में, एक होती है। तो बच्चे पूछते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब उस समय फिज़िक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिज़िक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें। तो फिर लोग कल्पनाएँ कर लेते हैं। उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ के पीछे एक कहानी है बेटा। और वो जो कहानी है, वो कहानी ये कहानी